ठीक है भाई, आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 5वां और आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक नर्व सेल में या स्पेशली एक्सॉन में कैसे बिजली पैदा होती है और फिर उसका एक्सॉन में कैसे संवाहन होता है, कंडक्शन होता है, इंपल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। और इसको पढ़ाएं इससे पहले एक छोटी सी बात बता दें। जैसे मान लो ये हमारा शरीर है, ठीक। हार्ट ने ब्लड पंप किया, पूरे शरीर में गया होगा। ऐसे थोड़ा दूर से बना लेते हैं, वैसे इसके हार्ट के पीछे से गुजरती है, लेकिन डायग्राम के ऊपर डायग्राम नहीं बन सकता, इसलिए थोड़ा हम दूर से बना लेते हैं इसे। ठीक। अब ये अलग बात है कि किसी भी ऑर्गन में जाने के बाद आर्टरी किस में बदल जाती है? आर्टीरियोल में। और आर्टीरियोल बदल जाती है कैपिलरीज में। तो अब हम चूंकि यहां बार बार तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बनाए दे रहे। चलो ये ऐसा लगता है, ये हो जाएंगे ऐसे आर्टीरियोल, और प्रत्येक आर्टीरियोल बदल जाएगी कैपिलरीज में। इधर ये मान लो बॉडी सेल्स हैं, और बॉडी सेल्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड सेल के बाहर भरा है, इसलिए इस फ्लूइड को कहते हैं, चूंकि टिश्यू का फ्लूइड है इसलिए चाहो तो इसको टिश्यू फ्लूइड कह दो, या इसी को ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह दो। एक्सटर्नल टू सेल है ना, इसलिए। और चाहे तो इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह दो, बात एक ही होती। जब सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे उस समय बताएंगे कि जितने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल होते हैं उनमें ब्लड और बॉडी सेल के बीच डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता किसी चीज का। किसी चीज मतलब चाहे वो ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, हार्मोन्स हो, मिनरल्स हो। कैपिलरी की दीवार से निकलकर चीजें पहले आती इसमें ईसीएफ में, फिर जाती हैं सेल के अंदर। बात समझते ना? थ्रू ईसीएफ एक्सचेंज होता है। सेल के अंदर जो कुछ भरा है उसको कह सकते हैं आईसीएफ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और जो बाहर भरा उसको एक्सटर्नल टू सेल भरा उसको ईसीएफ कहते हैं। हम बताना ये चाहते हैं कि ये जो ईसीएफ और आईसीएफ हैं, इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन पूरी तरह अलग अलग होता है। कुछ चीजें ईसीएफ में ज्यादा होती, आईसीएफ में कम होती, और कुछ आईसीएफ में ज्यादा होती, ईसीएफ में कम होती। अब हमें ऐसे कैसे पता रहे कौन ईसीएफ में ज्यादा, कौन आईसीएफ में ज्यादा? तो बस तुम्हें उद्देश्य से पता हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जैसे तुम्हारा उद्देश्य है कि ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को सेल के अंदर भेजना, तभी तो उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाएगी एनर्जी बनाने के लिए। और तुम जानते हो दुनिया की प्रत्येक चीज अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है। तो अब बताना नहीं पड़ेगा कि अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन अर्थात इस तरह से अच्छी अच्छी चीजें पूछें तो उनकी मात्रा ईसीएफ में ज्यादा होती होगी। जैसे CO2 है, तो तुम्हारा उद्देश्य क्या होगा कि सेल से बाहर निकला है CO2 और हम उसको ब्लड में भेज दें।
तो अगर हम पूछें कि गंदी गंदी चीज़ों की मात्रा अर्थात मेटाबॉलिक वेस्ट की मात्रा किधर ज़्यादा होगी, तो उनकी मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा होती है, तभी वो ज़्यादा से कम मात्रा से की तरफ निकल कर आ जाते हैं। तो ईसीएफ और आईसीएफ दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है, बावजूद इसके दोनों होते हैं आइसोटोनिक। दोनों का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बराबर होता है, मतलब ना कोई गाढ़ा है ना पतला है, और होना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि सोचो अगर कहीं आईसीएफ गाढ़ा हो जाता, सेल के अंदर की चीजें गाढ़ी हो जाती, तो पानी अंदर चला जाता है और एंड ऑस्मोसिस के चक्कर में ये सेल बस्ट कर जाती, फट जाती है। भाई ये प्लांट सेल तो है नहीं जिसके चारों तरफ मजबूत सेल वाल हो, रिजिड सेल वाल हो। हम रोज कहते हैं कि प्लांट सेल समझनी है, फुटबॉल देख लो। जैसे फुटबॉल में रबर का ब्लैडर मतलब सेल मेम्ब्रेन, ऊपर लेदर की कवरिंग मतलब सेल वाला। तो फुटबॉल इतनी जल्दी नहीं फटती है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है गुब्बारे जैसी होती है, और अगर बलून में जरा सी हवा ज्यादा हो जाए तो बड़ी आसानी से फट जाएगा, तो ये सेल बस्ट कर जाएगी अगर साइटोप्लाज्म गाढ़ा होगा तो। और सोचो कहीं बाहर वाला गाढ़ा हो गया ये, तो क्या होगा, गाढ़ी चीजें पतली वाली में से पानी सोख लेंगे, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगी। और तुम भी जानते हो जल ही जीवन है, सेल में अगर जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो हम ये कह रहे थे कि दोनों का केमिकल कंपोजिशन भले अलग अलग है, बावजूद इसके दोनों होते हैं आइसोटोनिक। खैर, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें इंपल्स। इंपल्स जिसको कहते हैं बिजली। तो आज हम ये बात नहीं करेंगे कि किधर ग्लूकोज ज्यादा, किधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, किधर ऑक्सीजन ज्यादा। आप तो केवल हम उन कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि तुम भी जानते हो बिजली क्या होती है, अपॉन टी, है ना। तो आज हम केवल चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे, उन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे जो आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। चलो एक सेल थोड़ी सी हम बड़ी सी बनाए ले रहे हैं। ये है मान लो एक सेल, और समझने के लिए इस सेल के अंदर जो कुछ है उसका नाम है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के जो बाहर भरा था, अभी जो डायग्राम बनाया था उससे पता चला, उसका नाम होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी हम बताने जा रहे हैं कि जैसे सेल के बाहर जो होता है उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। भाई हम नमक खाते ना, तो नमक ऐसे तो होगा, पहले एब्जॉर्ब के स्टमक में आएगा और स्टमक से ईसीएफ में, ईसीएफ से सेल के अंदर। और चूंकि नमक ब्लड में NaCl के रूप में हो जाएगा, होगा कि वो डिसोसिएट हो गया होगा, सोडियम आयन अलग हो गए होंगे, क्लोराइड आयन अलग। तो सोडियम आयन बाहर ज्यादा होता है, कितना होता है 142 मिली इक्विवेलेंट, जबकि सोडियम आयन अंदर कम होता है, कितना 10 मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट क्या है, तो ये तो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, N1V1 बराबर N2V2 जब पढ़ोगे तो उस समय पढ़ाया जाएगा कि N और V का गुणनफल जो होता है मिली इक्विवेलेंट इसकी यूनिट होती है। ऐसे इसी तरह पोटेशियम आयन की बात करें तो पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होता है, सेल के अंदर कितना होता है 140 मिली इक्विवेलेंट, बाहर कम होता है मात्र 4 मिली इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, जिधर सोडियम ज्यादा होगा उधर ही क्लोराइड आयन होगा। हम तो हमेशा कहते हैं सोडियम और क्लोराइड आयन ऐसा लगता है पति पत्नी है, दोनों मिल जाए तो नमकीन फैमिली बन जाए, नमक बन जाए। तो जिधर पति ज्यादा होगा उधर ही पत्नी ज्यादा होगी, अर्थात क्लोराइड आयन बाहर ज्यादा होता है। और कितना होता है, और क्लोराइड अंदर कम होता है 4 मिली इक्विवेलेंट। तमाम चीजें होती हैं।
अच्छा, हम तुमसे पूछें कि ये बताओ कि प्रोटीन किधर ज़्यादा होगी, तो मत भूलो ये एक सेल है। मुर्गी का अंडा भी तो एक सेल है, और संडे और मंडे रोज खाओ अंडे, अंडे से प्रोटीन मिलती है, तो प्रोटीन अंदर ज़्यादा होती है। ऊपर इसलिए माइनस लिख दिया कि निगेटिवली चार्ज होती है। अंदर कितनी होती है? 200, और बाहर प्रोटीन होती है कम। बाहर प्रोटीन होती कम, बाहर कितनी होती है? 30। ठीक। ऐसे ईसीएफ और आईसीएफ में ऐसे इस तरह से तमाम जो है आयंस का डिफरेंस होता है। अब कुछ की वैल्यू दशमलव के 1 अंक, किसी की दशमलव 2 अंक, किसी की दशमलव 3 अंक में है, तो सबकी बात हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जरा इन सबको जोड़ के देखते हैं। टोटल यहां पॉजिटिव कितना है? 146, और टोटल यहां निगेटिव कितना है? कितना? 133। रिजल्टेंट कितना आएगा? तो रिजल्टेंट आएगा, यही लिखते हैं 13, लेकिन वैल्यू होगी पॉजिटिव की। तो इन सबको हटाए दे रहे हैं और इनकी जगह पर हम रिजल्टेंट लिखे दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऐसे बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज होती है। इसी तरह अंदर को देखें, अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? ये दोनों जोड़ दिए, कितना आया? 150 पॉजिटिव का, और इन दोनों को देखो तो कितना आया? 204। मगर नेगेटिव की वैल्यू है, डिफरेंस कितना आएगा? 4 और 5, वैल्यू लेकिन नेगेटिव की आएगी। ये सब हटा दें तो ऐसा लगता है कि हमारी नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन अंदर से निगेटिवली चार्ज्ड होती है। बात समझते ना? ऐसे। और अगर मेरे पास एक वोल्ट मीटर हो, उसका एक इलेक्ट्रोड अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रखें और दूसरा इलेक्ट्रोड बाहर, तो ये रीडिंग दर्शाएगा, अंदर और बाहर पोटेंशियल डिफरेंस दर्शाएगा। हालांकि हमने तो ऐसे चार्ज पार्टिकल बताए हैं, तुम भी जानते हो चार्ज पार्टिकल से डायरेक्ट पोटेंशियल की बात नहीं कर सकते, वो तो फिजिक्स वाले सिखाएंगे कि कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है। हम तो एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल किया है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि जो हम वोल्ट मीटर है, इससे पोटेंशियल नापते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है। बात समझते ना? हाँ, जल्दबाजी में कह दिया जाता है कि 220 वोल्ट की लाइट है। तुम भी जानते हो पृथ्वी की तुलना में पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस नापा जाता है। तो अगर हमारा वोल्ट मीटर जिसका एक इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन के अंदर एक बाहर रखा, तो ये रीडिंग दर्शाएगा। और मत भूलो बाहर आया था 13 का पॉजिटिव, अंदर आया था 54 का निगेटिव, तो अंदर और बाहर का डिफरेंस कितना है? ऐसे मत कर देना कि 54 और माइनस कर दिया 13, आ गया डिफरेंस 41 का, ना, गलत हो जाएगा। ऐसे समझो कि मेरी जेब में 13 रुपए, हम 13 रुपए प्लस में, और तुम 54 रुपए कर्जे में हो, तो हमारे बराबर लाने के लिए तुम्हें पापा से कितने रुपए चाहिए? पहले तो 54 रुपए ये मिले, तब तो कर्जा बराबर हो पाएगा, फिर 13 रुपए और चाहिए। तो यहां पर टोटल तुम्हें कितने रुपए चाहिए? 67, राउंड फिगर में बात करें तो लगभग 70 रुपए चाहिए ना। तो हम यही कह रहे थे कि हमारी जो नर्व सेल होती है, जब तक इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, इसको मतलब स्टिमुलेट ना किया जाए, तब तक इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अंदर और बाहर मिलाकर एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जिसकी वैल्यू 70 मिली वोल्ट होती है। इसका नाम होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
कितना होता है? अगर बाहर 0 मान लें तो ऐसे कह सकते हो अंदर की तरफ होता है 70 मिली वोल्ट का। ठीक है ना? इस तरह से कहानी होती है। तो कह सकते हो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी पोलराइज्ड फॉर्म में पाई जाती है, प्लस एक तरफ और माइनस एक तरफ। ठीक है, अब तुम एक बात बताएं, इसीलिए इसको एक्साइटेबल सेल्स कहते थे क्योंकि पोलराइज्ड फॉर्म में पाई जाती है। ध्यान करो, जब तुम्हें साइटोलॉजी पढ़ाई थी और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने तुम्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया था, उसमें यह कहा था कि ये फास्फोलिपिड बाइलेयर के रूप में होती है। मगर सिंगर एंड निकोलसन ने तो यह भी कहा था कि इसी तेल वाले पोर्शन में, लिपिड वाले पोर्शन में कुछ प्रोटीन धसी होती। चलो हमने बना दी। तो ये प्रोटीन कुछ भी कर सकती है। इन्हीं में से कुछ प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते थे। कुछ ऐसी भी प्रोटीन हो सकती थी जो बीच से खोखली हो, जैसे नहीं मोतियों वाला मोती होता है तो उसमें बीच से धागा डालते हैं, ऐसी प्रोटीन को ध्यान करो चैनल प्रोटीन कहा था, है ना? ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी। अब हम तुम्हें एक बात बताना चाह रहे हैं कि सोडियम किधर ज्यादा था? बाहर। पोटेशियम किधर ज्यादा था? अंदर। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सोडियम आयन के लिए तो लेस परमेबल होती है, पोटेशियम के लिए बहुत परमेबल होती है। प्रोटीन के लिए कोई पूछे जो अभी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन लिखी थी, तो भाई प्रोटीन पॉलीमर होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, और प्रोटीन के लिए कोई भी बायोमेम्ब्रेन परमेबल नहीं होती है। ये तो सोच के देखोगे, अगर प्रोटीन के लिए मेम्ब्रेन्स परमेबल हो जाती तो हमको स्टमक या इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्ट क्यों करनी पड़ती? ऐसा सच ना आ जाती है अब्जॉर्ब होकर ब्लड में। तो प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होती है। खैर, बात ये हो रही थी कि सोडियम, सिर्फ हम लोग सोडियम और पोटेशियम पर बेस्ड बात करेंगे, सबके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि सोडियम आयन बाहर ज़्यादा बताए थे, पोटेशियम आयन अंदर को ज़्यादा बताए थे। और सोचो इनको छूट दे दें तो क्या होगा? तो वही होगा जैसे 2 ड्रम हो, पानी भरा हो, एक पाइप से दोनों आपस में जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? ऐसा होगा। तब तक पानी ए वाले से बी वाले में जाएगा जब तक दोनों तरफ लेवल बराबर ना हो जाए। तो अगर हम इनको नर्व सेल को ऐसे ही छोड़ दें और इनको पूरी परमिशन दे दें कि सोडियम तुम्हें जिधर जाना है जाओ, पोटेशियम तुम्हें जिधर जाना है जाओ, तो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक सेल के अंदर और बाहर प्रत्येक आयन की मात्रा बराबर ना हो जाए। और अगर प्रत्येक आयन की मात्रा बराबर हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो फिर बिजली नहीं पैदा हो पाएगी। बस होता है ना, क्योंकि तुमने भी सुना होगा बिजली हमेशा किधर से किधर जाती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। क्या करें इसके लिए? इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भगवान ने प्रोटीन धसा रखी, इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो कुछ भी कर सकती हैं, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम कर सकती हैं, चैनल प्रोटीन का काम कर सकती हैं। हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो हार्मोन के लिए रिसेप्टर का काम कर सकती हैं। तो यहीं पर ऐसी कुछ प्रोटीन बना दी, ऐसे डायग्राम से रिप्रेजेंट किए दे रहे। ऐसे ये भी एक प्रकार के इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक, तो क्या होगा? ऐसा है, पोटेशियम के से लिखा जाता, हम तो कहते के माने कविता मान लो, ऐसा लगता किसी लड़की का नाम है, और औरतों को भगवान ने घर के अंदर रहने के लिए बनाया था। सोडियम ऐसा लगता सोवरन, पुरुषों को घर के बाहर रहने के।
और प्रकृति में देखा हमेशा उल्टा होगा कि पुरुष अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और महिलाएं बाहर भागने की कोशिश करती हैं, पता नहीं बाहर कौन सा हीरा लुट रहा है। तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या किया इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे मान लो एक कमरा है और सोचो इसी कमरे की किसी दीवार में हमें कहीं तुम जिंदा चुनवा दो। हम चाहते हैं कि डिफरेंस जीरो ना होने पाए। तो क्या होता है कि जितने ये सोडियम ये बाहर से अंदर, क्योंकि दुनिया की प्रत्येक चीज अपनी हायर से लोअर की तरफ जाती है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है अपने आप। मतलब सोडियम अंदर तो आएगा सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, या बोले पोटेशियम बाहर तो भागेगा स्वतः, मतलब सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और हमको तुमने दीवार में चुनवा रखा था, हमारा नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम। क्या नाम है हमारा नाम? सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। तो जितने सोवरन अर्थात लड़के इस क्लासरूम में दबे पांव घुसने की कोशिश करेंगे, हम तुरंत अपने हाथों से 3 लड़कों को पकड़ेंगे और कहेंगे चलो बाहर भागो। और जब हमने उन लड़कों को बाहर फेंक ही दिया तो मेरे बाइंडिंग साइट फ्री हो गई, हाथ खाली हो गए। और बाहर से हम 2 लड़कियों को पकड़ेंगे, चलो बिटिया अंदर बैठो, फिर हाथ खाली हो गए। फिर 3 लड़कों को पकड़ेंगे, चलो बाहर मरो जाके, फिर हाथ खाली हो गए। बाहर से 2 लड़कियों को, चलो बिटिया अंदर बैठो। बड़ा जवाब सवाल पूछा जाता है कि जो एटीपीएज सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम होता है, एक बार में कितने सोडियम आयन को बाहर फेंकेगा? 3। कितने पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा? 2। अच्छा एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े लड़के हैं, इनको धक्का मार के जब बाहर फेंकेंगे तो मजा आएगा कि थकान हो जाएगी? थकान हो जाएगी। इतनी आसानी से हम लड़कों को उठा के नहीं फेंक पाएंगे बाहर। अर्थात ये बड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और बायोलॉजी में जिस दिन तुम्हें साइटोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन पढ़ाया था, उस दिन कहते हैं कि जिस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी खर्च होती है वो हमेशा एक्टिव प्रोसेस कहलाता है। तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारा नाम तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम है, लेकिन हम जो लड़कों को 3 लड़कों को बाहर भगा रहे हैं, बाहर से 2 लड़कियों को अंदर घसीट रहे, 3 लड़कों को बाहर भगा रहे, ये जो हम काम कर रहे हैं इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। और इसमें थोड़ी मोड़ी नहीं, इस सेल के अंदर जितनी एनर्जी खर्च होती है उसका 30 से 40% एनर्जी का खर्चा इसी काम में हो जाता है। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर यहां डिफरेंस खत्म हो गया तो नर्व सेल में बिजली पैदा होना, इंपल्स जनरेट होना बंद हो जाएगी। ब्रेन किसी अंग तक संदेश नहीं भेज पाएगा। क्या नाम सुना था भोपाल गैस ट्रेजेडी? ऐसे ही हुआ था उसमें। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि तुम भी जानते हो, किसी भी सेल के अंदर एनर्जी बनाने के लिए एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाया जाता है जिसमें तमाम एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम काम करना बंद कर दिया था, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाना बंद हो गया। और अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है, दम नहीं है, तो हम लड़कों को बाहर, लड़कियों को अंदर घसीट नहीं पाएंगे। मतलब सोडियम पोटेशियम पंप नहीं चल पा रही थी, नतीजा ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया था। और अगर डिफरेंस 0 हो गया तो बिजली नहीं बन पाएगी। तो ऐसा लग रहा है लोग दौड़ते रहेंगे और दौड़ते रहते से पस्त पड़ गए होंगे और मर गए होंगे। सवाल भी पूछा जाता था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो भी मरीज जिसकी आस थी, उम्मीद थी जिंदा बच जाएगा, उसको किस चीज के इंजेक्शन लगाने चाहिए? एटीपी के इंजेक्शन लगाए जाते थे ना। तो इस तरह से हम तुम्हें अभी ये बता रहे थे कि सेल, स्पेशली नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर 70 मिलीवोल्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो डायग्राम बनाने थोड़ा सा। ऐसे समझो, यहां पे है 0 0, नीचे की वैल्यू भाई माइनस में होती है। तो अभी हमने मान लिया कि हम लोग यहां की बात कर रहे हैं, माइनस में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्यों है? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मुख्य कारण था
डिफरेंशियल केमिकल कंपोजिशन ऑफ ECF एंड ICF। और इसको मेंटेन कौन रखता था? सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन रखती थी। अब हम तुम्हें जब साइटोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी चैनल होती हैं जो यूजली मतलब हमेशा खुली रहती है, उनको ओपन टाइप कहते हैं। कुछ ऐसी भी चैनल होती हैं जो बंद रहती हैं, उनको कहते हैं गेटेड चैनल्स। ज्यादातर जो आयन वाली चैनल्स होती हैं, आयन चैनल्स होती हैं, वो गेटेड चैनल्स ही होती हैं। वो पोटेंशियल के डिफरेंस से खुलती है, इसलिए उनका पूरा नाम होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक, ऐसे था। ऐसे होगी पूरी प्लाज्मा। अब सोचो तुमने इस पूरी नर्व सेल को कहीं पर छू दिया, मतलब फिर एक बार हम ये कह रहे थे कि ये मान लो पूरी क्लास है, इसमें तमाम सारी कविताएं हैं, मतलब पोटेशियम आयन है, और तमाम सारे लड़के हैं, सोडियम भी है, और लड़का लड़कियों में हम 70 का डिफरेंस मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते रहते थे? हमेशा लड़कों को बाहर और लड़कियों को अंदर भगाते रहते ताकि लड़का और लड़कियों की गिनती में 70 का अंतर बना रहे। अब सोचो कहीं ऐसा हो जाए कि बाहर किसी लड़के ने गेट पे जो चौकीदार है उसको 10 रुपए का नोट दे दिया कि भैया ऐसा करो, वो पीछे वाला दरवाजा खोल दो, वहां से हम क्लास में एंट्री कर जाएं। अर्थात तुमने पूरी नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन को कहीं पर ऐसा लगता स्टिमुलस दे दिया, तो जिसकी वजह से जो चैनल्स यूजुअली बंद थी वो खुल जाएंगे और पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे लड़के अंदर आएंगे। तो हो सकता है लड़कों की गिनती में जो 70 का अंतर था वो ऐसा लगता है अब 65 रह गया हो, 60 रह गया हो, 55 रह गया हो। और जैसे ही 15 लड़के फालतू के आ गए, उन्होंने फिर पीछे के सारे दरवाजे खोल दिए और खूब तेजी से लड़के आने लगे अंदर। और सोचो जब अंदर लड़के आएंगे सोडियम आएगा, इसलिए सवाल भी पूछा जाता है कि स्टिमुलस देने पर नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो किसके लिए बढ़ जाती है? सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए? सोडियम के लिए बढ़ जाती है। और सोडियम माने पॉजिटिव चार्ज, तो जब पॉजिटिविटी अंदर आएगी तो अंदर का जो नेगेटिविटी है बढ़ जाएगी, घट जाएगी? घट जाएगी। तो इसलिए ग्राफ धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा। लेकिन बताते जैसे ये डिफरेंस 15 का कम होता है, यानी कि -70 से -75 तक आते हैं, फिर मतलब इतना सोडियम आ चुका है कि वो बाकी सारी चैनल्स खोल देता है, ग्राफ एकदम स्ट्रेट सा हो जाता है, एकदम अंदर और बाहर मिला के डिफरेंस जिस पॉइंट पर हमने टच किया है वहां अंदर और बाहर मिला के पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो जाता है। पोलैरिटी रिमूव हो गई। किसी की स्पेलिंग में DE लगा दो अगर प्रीफिक्स के रूप में, तो इसका मतलब ही होता है रिमूवल, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीएमिनेशन। यहां पर हमने लगता पोलैरिटी रिमूव कर दी, कह दो डीपोलराइजेशन। जिस पॉइंट पर हमने स्टिमुलस दिया था वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। सोडियम आयन अभी भी आते रहेंगे, सोडियम आयन अभी भी आते रहेंगे। कितनी देर तक आते रहेंगे? तो सोचो कोई 10 रुपए में कोई चौकीदार जिंदगी भर के लिए दरवाजे खोल नहीं देगा। वो कहेगा भाई एक पल के लिए दरवाजा खोलेंगे, अंदर घुस पाओ, घुस जाओ, नहीं बंद। बताते हैं स्टिमुलस देने पर जो चैनल्स ओपन होती हैं वो 1 सेकंड के 1000वें अंश के लिए ओपन होती है, 1 मिली सेकंड के लिए ओपन होती है। तो यहां से खूब सारे सोडियम आएंगे। तो ऐसा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि इतनी पॉजिटिविटी इस जगह पर अंदर आ गई कि यहां पर जो यूजुअली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था वो अंदर अब पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। पोलैरिटी उलट गई, रिवर्स हो गई। ऐसे अब अंदर प्लस की वैल्यू होने लगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो चैनल खुली थी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खुली थी। तो बताते चाहे जितने सोडियम अंदर क्यों ना आ जाए, इससे ज्यादा
अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो पाता है, मैक्सिमम +45 का हो पाता है। और हम बताते हैं कि एनी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। हाँ, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल को कभी कभी स्पाइक पोटेंशियल, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको स्पाइक पोटेंशियल भी कहते हैं। एक स्पाइक पोटेंशियल जो +45 तक का होता है। चलो अच्छा, ऐसा करते हैं, इसी डायग्राम को हम नर्व सेल पे समझाते हैं। ये थी मान लो नर्व सेल, ये तो उसकी सेल बॉडी थी, फिर यहीं पर एक्सॉन हिल रहा होता, और फिर एक्सॉन, अब हमने एक ही सिनेप्टिक नोड बना लिए इसे, ठीक। ये एक्सॉन भी दो प्रकार के बताए थे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। चलो यहां पे माइलिन नाम का फैट बना दिया थोड़ा सा। अब तीनों लेयर तो नहीं बनाएंगे इस समय, ये भी कहा था कि माइलिन फैट कंटिन्यूअस लेयर नहीं बनाता है, बीच बीच में ऐसी भी जगह होती है जहां माइलिन फैट नहीं होता है। इस जगह को क्या कहा था? नोड ऑफ रैनबियर ना, ऐसे बनाया था। ऐसे अब हमने ऐसे पूरे बना सकते हैं, और बाहर की तरफ यूजुअली कैसी होती थी अभी नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन? पॉजिटिवली चार्ज। अब हर जगह फैट नहीं बनाया, इसलिए दूर दूर बना ले रहे ऐसे। और अंदर की तरफ कैसी होती? नेगेटिवली, चाहे इधर पड़ा दे चाहे इधर, बात एक ही है। तो ये कह रहे थे कि यूजुअली हमारी नर्व सेल पोलराइज्ड फॉर्म में पाई जाती है, रेस्टिंग स्टेज में ये पोलराइज्ड फॉर्म में पाई जाती है, और अंदर बाहर 70 मिलीवोल्ट का डिफरेंस होता है, जिसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा था। हमने चलो नाम रख दें, इस जगह को नाम दे दिया ए, साइट ए, और मान लो दूसरी जगह को नाम दे दिया साइट बी, ठीक। यहां पर हमने स्टिमुलस दिया था, इस जगह को छुआ मान लो, या आलपिंच हुई, या गुनगुना तेल डाल दिया, कुछ भी किया, तो क्या हुआ था? कुछ चैनल्स खुल गई थी, और जब कुछ चैनल ओपन हो गई तो यहां से सोडियम आयन अंदर आए थे। जब सोडियम आयन इतने अंदर आ गए थे कि अंदर जो -70 का वोल्टेज होना चाहिए था वो 55 रह गया था, -55 हो गया था, तो कुछ और भी चैनल खुल गई थी जिनको वोल्टेज गेटेड चैनल कहते थे। बहुत तेज भड़बड़ भड़बड़ सोडियम अंदर आने लगे थे, इसलिए ग्राफ पहले धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर सीधा स्ट्रेट ऊपर जाने लगा। अभी भी चैनल खुली। अच्छा, एक और बात है, अच्छी भली नर्व सेल पर हम काम करते रहते थे, हम क्या करते थे? इफ्लक्स ऑफ 3 सोडियम आयन एंड इनफ्लक्स ऑफ 2 पोटेशियम आयन, 3 सोडियम को बाहर 2 को भगाते रहते थे। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि चौकीदार ने 10 रुपए लेके गेट खोल दिया, तो हम भी गुस्सा हो जाएंगे, जाओ अब तुम 10 रुपए में तुमने बर्बाद कर दिया हमको, हम भी क्यों मेहनत करें? तो स्टिमुलस देते हो, उस पर सोडियम पोटेशियम पंप भी बंद हो जाती है, नतीजा अंदर की नेगेटिविटी बहुत तेज घटने लगती है। लेकिन कितनी देर के लिए? सारा काम मिली सेकंड के लिए होता है। तो हम ये कह रहे थे, इस जगह से समझो सोडियम आयन अगर अंदर आते ही रहेंगे, आते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव, ठीक। ए साइड की तुलना में बी साइड को देखो, यहां अंदर नेगेटिव है, इंपल्स का कंडक्शन हमेशा इनर सरफेस पर पढ़ाया जाता है, तो ऐसा लगता है यहां पोटेंशियल हाई रहा होगा, यहां लो रहा होगा, नतीजा अब प्लस वाली जगह से ए वाली साइड से चार्ज पार्टिकल बी वाली के लिए मूव करने लगते हैं। ऐसा बाहर के आउटर सरफेस पर भी बोल सकते हो कि बी वाली से ए वाली, पूरा एक सर्किट मेंटेन हो जाता है। ये जब यहां से बहुत सारे पॉजिटिव आयन इधर आ जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, या ऐसे बोल दो, यहां से यहां भी जाएगा, तो ये जगह माइनस हो जाएगी,
यहाँ के बहुत सारे पॉजिटिव आयन इधर आ गए तो ये प्लस हो जाएगी। पहली वाली पर इस तरह से लगता है पोटेंशियल जो पोलैरिटी थी वो रिस्टोर हो गई। एक तो कुछ आयन के मूवमेंट की वजह से होता है, और फिर यहां पर हम दोबारा काम करने लग जाएंगे, अर्थात सोडियम पोटेशियम पंप फिर से एक्टिव हो जाएगी, वो भी कुछ पोटेशियम आयन को बाहर भेज के फिर से यहां पर पोलैरिटी मेंटेन कर देगी। अब जरा बी और सी पॉइंट को देखो, फिर वही बात, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां निगेटिव, यहां से चार्ज पार्टिकल यहां दौड़ के आएंगे, या ऐसे कह दो आउटर सरफेस पर, यहां से यहां चले जाएंगे, फिर वही नाटक होगा। जब खूब सारे पॉजिटिव आयन यहाँ आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ के पॉजिटिव यहाँ गए तो फिर ये प्लस बन गया, ये फिर से माइनस बन गया। इस तरह से ये बिजली अर्थात इम्पल्स आगे चलती ही चली जाएगी। तो इसी को कहते हैं इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स का संवाहन। समझ पाए ना? चूंकि ये मैकेनिक्स है तो यहाँ लैंग्वेज कम है और समझाना ज़्यादा होता है। फिर इस चीज को देखो, तभी कहा जाता है कि जब इम्पल्स कंडक्शन होता है तो किसी एक पॉइंट पर बात करें तो ऐसा लगता है नर्व सेल या एक्सॉन सबसे पहले होता है माइनस, हमेशा अंदर तरफ पढ़ाया जाता है। फिर जब स्टिमुलस दिया था तब ये हो गई थी यहां पर प्लस, किसी जगह बात कर रहे हैं। फिर जब यहां से चार्ज पार्टिकल यानी कि इम्पल्स आगे मूव कर गई थी तो यहां पर कहते हैं फिर से हो जाती थी माइनस। आसा होता ना? अब हमने क्यों कहा था कि एनी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि किसी भी पॉइंट पढ़ा दे, जैसे यहां जरा सा भी प्लस हो जाएगा तो ये तुरंत, जैसे नहीं होता है कि बाल्टी है, जब तक खाली है मतलब माइनस में, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें पानी आता जाए आता जाए आता जाए, जैसे ही बाल्टी पूरी भरी फिर एक बूंद भी पानी आएगा टपकना शुरू हो जाएगा, बहाव शुरू हो जाएगा, मतलब ऐसा लगता है पानी हरकत में आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी जगह पर एनी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। वहां पर चार्ज पार्टिकल हरकत में आ जाते हैं, बहने लगते हैं। मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कितना हो सकता है? 45 मिली वोल्ट तक का हो सकता है। तो इस तरह से पूरी मैकेनिज्म हुई इम्पल्स कंडक्शन, जनरेशन एंड कंडक्शन का। जिस ए पॉइंट पर बताया था तो हमने यहां तक अंदर पॉजिटिव तो बता दिया, और फिर से यहां पर हो जाएगा कैसा, पुनः वैसा ही हो जाएगा, ऐसे। इस डायग्राम से समझाएं तो यहां से यहां तक वो ए वाला पॉइंट था, उस जगह पर लगता है पोलैरिटी -70 अंदर की तरफ पड़ा रहे, -70 से 0 आई। इस ग्राफ में इस डायग्राम को तो कहोगे, ए वाली पॉइंट को कहोगे डी पोलराइजेशन। ये दर्शाता है ग्राफ ए, ये वाला। इस पूरे ग्राफ में यहां से यहां तक का जो डायग्राम है, ये ए वाली पॉइंट क्या दर्शाता है कि अंदर पॉजिटिव हो गया, अर्थात ये दर्शाता है रिवर्स पोलराइजेशन को ना। और ये ग्राफ क्या दर्शाता है? यहां से यहां तक उसी ए वाले पॉइंट के लिए पढ़ा रहे हैं, यहां से यहां तक ये दर्शा रहा है कि उसी ए वाले पॉइंट पर फिर से -70 कर दिया गया। री माने पुनः, जब एक बार पढ़ाते तो विजन, ऐसा लगता पहली बार किताब पे दृष्टि डलवाई, दोबारा पढ़ाएं तो रिविजन। तो ये दर्शाता, तीसरा वाला पॉइंट ग्राफ दर्शाता है रीपोलराइजेशन को। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस ए वाले पॉइंट पर अंदर की तरफ -70 से भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए। तो ये थोड़ा सा जो ज्यादा हो जाता है, इसको कभी कभी कह दिया जाता है हाइपर पोलराइजेशन। ऐसा होता है ना? इस तरह से इंपल्स जनरेट होती है और उसका संवाहन होता है, मतलब कंडक्शन होता है। दो चार बातें लिख के भी दिखा दे। पहला क्या पॉइंट बताया था कि जो हमारी नर्व सेल होती है,
ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ nerve cell is in polarized state। ठीक, प्लस बाहर था माइनस अंदर था। और हमने कहा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना बताया था? -70 मिली वोल्ट का। देखो बायोलॉजी में कुछ भी फिक्स नहीं होता, हमेशा वैरी करता है। इसकी रेंज होती है -60 से -90 मिली वोल्ट तक की। एवरेज बात कर दी जाती तो -70 मिली वोल्ट का बोल दिया जाता है। और इसका कारण क्या था? काज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन था? काज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज differential chemical composition of ECF and ICF। ECF और ICF दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग था। और उसको मेंटेन कौन करता था? It is resting membrane potential is maintained by कौन? इसको मेंटेन करता था, मेंटेन बाई सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, इसको मेंटेन किए रहते थे। सोडियम पोटेशियम पंप के लिए दो बात लिख दें केवल। पंप के लिए क्या? इट इज एन एक्टिव it is a type of एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। भाई जिस काम में एनर्जी खर्च होती है बायोलॉजी में एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें मेन रोल था उस एंजाइम का, अर्थात स्टिमुलेटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड सोडियम पोटेशियम ATPase। ठीक, और लगभग कितनी सेल की एनर्जी बताई थी? चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सेल की चाहे जो कितनी भी एनर्जी खर्च क्यों ना हो जाए, इस प्रोसेस को बंद नहीं कर सकते हैं। कितनी खर्च हो जाती थी? अबाउट 30 से 40% सेलुलर एनर्जी या ATP की एनर्जी इसी काम में खर्च हो जाती थी। बात समझ गए?
इसलिए कहा था भोपाल गैस ट्रेजेडी में चूंकि ईटीएस चलना बंद हो गई थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनना बंद हो गए थे, और एटीपी नहीं है तो नर्व सेल में सोडियम पोटेशियम पंप नहीं चलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, और अगर डिफरेंस जीरो हो गया तो बिजली का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है। इस तरह से हमने तुम्हें पूरी बात बताई। अब एक छोटी सी बात और बताएंगे कि इंपल्स कंडक्शन हुआ, एक्सॉन में उसकी बिजली का बहाव हुआ, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंपल्स कंडक्शन। ठीक, कई फैक्टर हैं। नंबर 1, थिकनेस ऑफ नर्व फाइबर अर्थात एक्सॉन। अब इसमें हम क्या तुम्हें बताएं, अभी तो कहा था कि सड़क जितनी चौड़ी चलने में दिक्कत उतनी कम होगी, अर्थात जो इंपल्स कंडक्शन की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस ऑफ एक्सॉन पर। तभी तो कहा था कि सिलेंट्रेटा से इकाइनोडर्मेटा हेमिकार्डेटा तक इंपल्स कंडक्शन को फास्ट बनाने के लिए भगवान एक्सॉन की मोटाई बढ़ाते चले गए। दूसरा कौन सा फैक्टर होता है, तो यहाँ लिख दें, स्पीड ऑफ इंपल्स कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। दूसरी कौन सी चीज है, माइलिनेशन। माइलिनेशन भाई वर्टिब्रेट्स में माइलिनेशन ही तो किया था भगवान ने। तो ये कह सकते हो कि चूंकि नर्व फाइबर हमारे अंदर दो प्रकार के हो सकते थे, कौन कौन से, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो हम तुम्हें बताएंगे कि जैसे एक बनाई लेते चलो, लीजिए, तो ये नॉन माइलिनेटेड अभी है, तो इसमें क्या समस्या आएगी कि मान लो ये जगह है, यहां पर हमने स्टिमुलस दिया और ये पॉइंट सोडियम के लिए मोर परमेएबल बन गया, ये एस माने सल्फर नहीं है, स्टिमुलस के लिए लिख लिया। तो सबसे पहले यहां पर डीपोलराइजेशन और फिर रिवर्स पोलराइजेशन होगा, मगर इसका जस्ट बगल में जो पॉइंट है, जो एडजेसेंट पॉइंट है, अब फिर यहाँ पर ऐसे ही वो बिजली यहाँ पे आएगी, फिर उसके एडजेसेंट पॉइंट पर, उसके एडजेसेंट पॉइंट पर, उसके एडजेसेंट पॉइंट पर। लेकिन सोचो अगर ये माइलिनेटेड है तब, तो इसमें क्या था, जगह जगह पर ऐसे फैटी लेयर थी, और तुम जानते हो वाटर या वाटर सॉल्युबल चीज़ें फैट को क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती। तो माइलिनेटेड में क्या था कि अगर हमने इस ए वाले पॉइंट पर स्टिमुलस दिया
तो यहां पर सोडियम के लिए परमेबिलिटी चेंज होगी, डीपोलराइजेशन और रिवर्स पोलराइजेशन होगा। फिर इसके एकदम बगल में नहीं हो सकता है, डायरेक्ट फिर इस जगह पर होगा, फिर डायरेक्ट इस जगह पर होगा। तो इसमें इंपल्स जब आगे उसका संवाहन होता है तो बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे दुल्हन जयमाला के टाइम जयमाला लेके आती है, बिल्कुल ऐसे, जैसे मानो जिंदगी भर ऐसे ही चलेगी, पॉइंट टू पॉइंट पैर रख के। और तुमने कंगारू को कभी चलते देखा है? यहां पे गिरा, फिर एकदम जंप किया दूसरी जगह पर, ऐसा लगता है जंप करके कंगारू चलता है। कंगारू जो चलता है उसको साल्टेटरी लोकोमोशन कहते हैं। तो यहां पर जो होता है वो ऐसा लगता है जंपिंग टाइप या साल्टेटरी टाइप का इंपल्स कंडक्शन होगा, और यहां हर बिंदु पर होगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट इंपल्स कंडक्शन। ये वाला इसमें पॉइंट टू पॉइंट कंडक्शन होगा, इंपल्स कंडक्शन। और यहां कैसा बताया था? जंपिंग टाइप, चाहे जंपिंग कह दो चाहे साल्टेटरी इंपल्स कंडक्शन। तो सोच के बताओ, कंगारू तेज चलेगा कि जयमाला वाली दुल्हन? कंगारू तेज चलेगा। तो ये वाला जो इंपल्स कंडक्शन होता है फास्ट होता है, ये वाला स्लो होता है। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, अर्थात जिसमें साल्टेटरी इंपल्स कंडक्शन होता है, ये दो मायने में ज़्यादा अच्छा होता है। एक तो बिजली डायरेक्ट एक जगह से दूसरी बड़ी कूद कूद के ऐसे चलती है, तो बिजली जल्दी पहुंच जाती है एक जगह से दूसरी जगह। और साथ ही साथ सोचो कि यहां पर इस पॉइंट पर, पहले पॉइंट पर हमें जब दोबारा रीपोलराइजेशन किया होगा तो यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप चलानी पड़ेगी। सोडियम पोटेशियम पंप जिसमें 30 से 40% एनर्जी खर्च हो जाती थी, फिर अगले पॉइंट पर चलानी पड़ेगी, फिर अगले पॉइंट पर सोडियम पोटेशियम पंप चलानी पड़ेगी। मतलब इस काम में पोटेंशियल डिफरेंस को रिस्टोर करने के लिए बहुत एनर्जी खर्च होगी। यहां कंपैरेटिवली कम सोडियम पोटेशियम पंप चलानी पड़ेंगी, तो इसमें कम एनर्जी खर्च होती है। तो इसलिए एम्स में एक बार आया था सवाल कि इन दोनों साल्टेटरी और पॉइंट इंपल्स कंडक्शन में से कौन है जो एनर्जी कंजर्व कराता है, एनर्जी का संरक्षण या कह सकते हो बचत कराता है? तो ये कराता है ये। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप भी कम चलानी पड़ती है और बिजली भी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। बात समझो ना? इस तरह से एक तीसरा फैक्टर भी होता है, एक तीसरा भी फैक्टर होता है जिसका नाम था स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। यहां पर हम तुम्हें आज तो नहीं पढ़ाएंगे, अब 3 शब्द बताएंगे। कभी एक शब्द बताएंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, फिर यहीं पर पढ़ाएंगे लॉ ऑफ समेशन ऑफ स्टिमुलाई, और तीसरा एक शब्द पढ़ाएंगे ऑल और नन रूल। लेकिन यहां से ज़्यादा अच्छा समझाएंगे जब हम तुम्हें मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे, इसलिए इनको अभी नहीं बताएंगे। इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं जो इंपल्स कंडक्शन पर प्रभाव डालती हैं। अब एक छोटी सी हेडिंग और बची है जिसका नाम है इंपल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इंपल्स ट्रांसमिशन, इंपल्स कंडक्शन ट्रांसमिशन बहुत अंतर नहीं है, एक ही नर्व सेल भाई। इंपल्स कंडक्शन माने बिजली का बहाव, संवहन, ठीक। तो इसी एक्सॉन में जो बिजली बह रही थी इसको तो कह दिया इंपल्स कंडक्शन।
अब जरूरी नहीं है कि ब्रेन से निकलकर इंपल्स को किसी भी ऑर्गन तक ये नर्व फाइबर डायरेक्ट पहुंचा दे। हो सकता है इसकी लंबाई खत्म हो जाए तो हमें दूसरी के साथ ऐसे जंक्शन बनाना पड़े, ऐसे ऐसे, है ना। तो इंपल्स ट्रांसमिशन माने होगा कि एक नर्व सेल से बिजली दूसरी नर्व सेल में कैसे पहुंचती है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो इसको पढ़ाएं इससे पहले हम तुम्हें थोड़ा ये दो न्यूरॉन के बीच ये जो जंक्शन बनता है जिसको सिनैप्स कहते हैं, इसके बारे में दो शब्द बता दे तब इसको पढ़ाएंगे, ठीक ना। देखो जरा सिनैप्स क्या होता है। सिनैप्स माने सिंपली जंक्शन बिटवीन, अपने आप समझ में आ जाएगा, 2 मिनट देख लो। और हम इसको दो तरह से पढ़ाते हैं। एक तो स्ट्रक्चर के आधार पर, दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पर। इसके आधार पर हम यहां तुम्हें 3 प्रकार बताएंगे। मान लो यहां पे हमारा स्टमक है और ब्रेन से कोई बिजली यहां आना चाहती है। ये नर्व फाइबर आया लेकिन इसकी लंबाई मान लो खत्म हो गई। अब देखो हम बहुत सारे यहाँ टीलोडेंड्रिया नहीं बनाएंगे, एक ही बना दिया, टीलोडेंड्रिया और सिनेप्टिक नोब। फिर हो सकता है इसकी लंबाई जब खत्म हो गई तो हमें दूसरी नर्व सेल के साथ ऐसा जंक्शन बनाना पड़ा हो। ये ऐसे, ठीक। तो हमारा मतलब यह है कि स्नैप्स मतलब है जंक्शन, और वो दो न्यूरॉन के बीच हो सकता है, एक नर्व सेल ये एक नर्व सेल ये, या फिर वो नर्व सेल और मसल सेल के बीच हो सकता है। हो सकता है ये मान लो कोई ग्लैंड है, सेंसेशन इसके पास आए, मान लो थायराइड ग्लैंड बना दी, यहां से सूचना है, तो नर्व सेल और ग्लैंड के बीच हो सकता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर कि एक स्नैप्स के बनने में कौन भाग लिया, इसके आधार पर हमने अभी 3 टाइप के लिखने जा रहे हैं। एक का नाम होगा इन बिटवीन 2 नर्व सेल, इसलिए इसका नाम होगा इंटर, माने इन बिटवीन 2, इंटर न्यूरोनल जंक्शन, इंटर न्यूरोनल जंक्शन। हालांकि इसमें भी 3 संभावनाएं होती हैं, लेकिन उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी 3 संभावनाएं, जैसे एक नर्व सेल का एक्सॉन और दूसरी की सेल बॉडी के साथ जंक्शन हो तो एक्सोसाइटोनिक कहेंगे। एक की एक्सॉन और दूसरे के अगर डेंड्रॉन के बीच होता एक्सोडेंड्राइटिक, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, एक्सोनिक भी कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा ये नर्व सेल और मसल सेल के बीच, मतलब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर स्नैप्स। उल्टा भी पढ़ सकते हो, मायो न्यूरल जंक्शन भी कह सकते हो। या तीसरा है यहां से सूचना आई और मान लो ग्लैंड के बीच जंक्शन बन गया तो न्यूरो ग्लैंडुलर जंक्शन, ठीक। ऐसे 3 प्रकार के होते हैं।
अब इसको बहुत डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में कोई बहुत ज़्यादा दिया नहीं इसके बारे में। ये तो ऐसे हो गया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि एक नर्व सेल से बिजली दूसरी नर्व सेल में जाती कैसे, इसके आधार पर दो प्रकार बताएंगे। एक बताएंगे केमिकल सिनैप्स, और इसी दूसरा पढ़ाएंगे अभी इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। ठीक, इसको हटा लें जिससे जगह मिल जाए। ये जो डायग्राम है अलग ही बना ले। अच्छा, जैसे मान लो ये ब्रेन था, यहां से इंपल्स बाहर आई, बिजली बाहर आई, और ये मान लो दूसरी नर्व सेल है। तब जाके मान लो स्टमक तक सूचना आ पाएगी। क्योंकि बिजली इधर से आएगी तो ये जो मेम्ब्रेन है भाई, प्रो प्री प्राइम माने अग्रिम, तो इस मेम्ब्रेन को कह दिया जाता है मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, या ऐसी डायरेक्ट बोल दे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो दूसरी नर्व सेल है, चूंकि इधर से आई तो ये ऐसा लगता है जंक्शन के बाद है, इसको बोल दिया जाता है मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, या हम ऐसे ही बोले दे रहे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऐसे लिखना वही चाहिए, मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इसको मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो केमिकल सिनैप्स होते हैं, इसमें दोनों नर्व सेल की मेम्ब्रेन एक दूसरे के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती। इनके बीच में लगभग 20 एंगस्ट्रॉम की का एक गैप होता है, एक दरार होती है, और दरार को कहते हैं क्लेफ्ट। जो बीच की दरार है इसी को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसमें एक कैल्शियम आयन रिच फ्लूइड भरा होता है, और उस कैल्शियम आयन रिच फ्लूइड को सिनेप्टिक फ्लूइड कह दो। और इन्हीं तीनों चीज़ों को मिला के एक जंक्शन कहते हैं, एक सिनैप्स कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां क्या होता है, जैसे ही यहां से बिजली आती, ध्यान करो, जब सिनेप्टिक नोब पढ़ाई थी ये कहा था कि इस सिनेप्टिक नोब के अंदर ऐसा लगता है कि साबुन के बुलबुला पाए जाते हैं, सोप बबल लाइक साइकिल्स पाई जाती थी, और जिनके अंदर कुछ केमिकल बताए थे, न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन जिनको कहते थे। तो होता क्या है कि जैसे जैसे इंपल्स यहां तक आती है, मत बोलो इंपल्स, ऐसा लगता है एक तरह से चेंज इन परमेबिलिटी, तो यहां तक मेम्ब्रेन आएगी, इंपल्स आएगी। तो जब इंपल्स आती है तो ये जो मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसकी भी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से सिनेप्टिक फ्लूइड में मौजूद कैल्शियम आयन अंदर घुसने लगते हैं। इन्हीं कैल्शियम आयन की वजह से ये सिनेप्टिक वेसिकल्स मूव करती है और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती और रप्चर हो जाती, फट भी जाती। यहां से केमिकल निकलता है। इधर ये जो मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहां पर इन्हीं केमिकल के लिए होते हैं रिसेप्टर ऐसे, और जैसे ही वो रिसेप्टर आके यहां बाइंड होता है
तो ये मेम्ब्रेन समझ जाती है कि हमारे लिए पास संदेश आया कि बहन तुम भी अपनी परमेबिलिटी चेंज करना शुरू कर दो, अर्थात इम्पल्स जनरेट कर दो। बात समझते ना, यहाँ केमिकल का सहारा लिया जाता है। अब जरा उसके बारे में सोचो, ये जो इलेक्ट्रिकल स्नैप्स होती है, जैसे मान लो ये ब्रेन है, यहां से संदेश चला, सूचना चली, ये अब ये दूसरी वाली नर्व सेल बनाने जा रहा है, ये दूसरी वाली बना दी, ये ऐसे। तो यहां पर बड़ी खास बात क्या है कि जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हैं, इनके बीच में कोई दरार नहीं पाई जाती है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं पाई जाती, मतलब ऐसा लगता दोनों बिजली के तार एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में है। तो यहां क्या होगा, यहां से बिजली आएगी और ऐसे धड़ 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 करती ही चली जाएगी। इसलिए यह कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल स्नैप्स होती है, इनमें इंपल्स ट्रांसमिशन फास्टर होता है। ऐसा लगता है इंपल्स ट्रांसमिशन बिल्कुल इंपल्स कंडक्शन जैसा ही होता है, बिजली सड़क से पहुंच जाती है। और यहां पहले बिजली आएगी, फिर कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे, फिर सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होंगी, रप्चर होंगी, तब जाके कभी न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, तब जाके इसमें बिजली पैदा होगी। तो इसमें इंपल्स इलेक्ट्रिकल केमिकल स्नैप्स में इंपल्स कंडक्शन ट्रांसमिशन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अर्थात यहाँ स्लो इंपल्स ट्रांसमिशन होता है और यहाँ बहुत फास्ट होता है। तो बताओ अच्छा कौन सा है, ये वाली अच्छी है कि वो वाली? ये वाली अच्छी नहीं है। क्यों? जरा देखो, सोचो जरा। कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक्सीडेंट हो गया और हमारी सर्जरी हो रही, टांग की हड्डी टूट गई, है कि नहीं? अब सोचो कि हाँ डॉक्टर साहब ने, ये तुम्हारी टांग है और यहाँ चाकू से काटना चाहा, लाओ सर्जरी करें, दर्द की सूचना गई होगी। और अगर यहां से दर्द का सेंसेशन चला, फिर मान लो इस तार की लंबाई खत्म हो गई, कोई बात नहीं, दूसरे तार से जंक्शन बना लेंगे, लो बना दिया। तो सोचो अगर यहां इलेक्ट्रिकल स्नैप्स होती तो जैसे ही डॉक्टर साहब ने सर्जरी शुरू की, चाकू से काटना शुरू किया, तुरंत दर्द होगा। अब वो इम्पल्स सड़क से पहुंच जाएगी ब्रेन में, और जैसे ही हमको दर्द का एहसास हुआ तो ऐसा ना हो डॉक्टर साहब के हम लात मार दें हट पीछे, सर्जरी नहीं करवा पाएंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया यहां पर, इसीलिए इस टाइप की स्नैप्स नहीं बनाई, केमिकल स्नैप्स बनाई। ये केमिकल स्नैप बनाई, उससे क्या फायदा हुआ, जरा देखो क्या फायदा हुआ। अभी कहा था कि केमिकल स्नैप्स में इसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर। अब जब यहां से दर्द की सूचना आएगी तो इसके सिनेप्टिक वेसिकल से केमिकल रिलीज होगा, और वो केमिकल जब इस पे बाइंड होगा तब तो जाके ये समझ पाएगी कि हमें इंपल्स जनरेट करनी है। वो एक सूचना यहां आ जाएगी कि मालिक डॉक्टर साहब चाकू से काट रहे हैं, है ना। लेकिन हम तुम्हें बताएं, जब भी सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, उससे पहले एनेस्थीसिया दी जाती है। जो बेहोश करने वाले डॉक्टर हैं वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे केमिकल का इंजेक्शन लगा देते हैं जो इस न्यूरो ट्रांसमीटर के एनालॉगस होते हैं, और वो आके यहाँ पहले ही बाइंड हो जाते हैं यहाँ पर, मतलब इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकल भी जाए तो चूंकि यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा, इस नर्व सेल में बिजली पैदा नहीं हो पाएगी, नतीजा दर्द की सूचना यहाँ तक नहीं आ पाएगी, डॉक्टर आराम से ऑपरेशन करते रहेंगे।
तो फिर अच्छा कौन सा हुआ? केमिकल वाला। इसलिए हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में रेयरली पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं। जितने सिनेप्स होते हैं यही वाले होते हैं। ऐसा होता ना? तो केमिकल सिनेप्स में फिर एक दो पॉइंट बताना कि यहां पर क्या खास बात है। मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच एक गैप होता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जिसमें भरा रहता है कैल्शियम आयन रिच फ्लूइड। और यहां दोनों न्यूरॉन की मेम्ब्रेन डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, इसलिए यहां इंपल्स ट्रांसमिशन फास्टर होता है। कह सकते हो इंपल्स ट्रांसमिशन बिल्कुल इंपल्स कंडक्शन जैसा होता है, मगर ये अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए ह्यूमन बॉडी में ये नहीं पाई जाती, या कह सकते हो रेयरली पाई जाती। ठीक है ना? इस तरह से होता है इंपल्स कंडक्शन। अब एक छोटी सी बात, 2 शब्द हैं, जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन चाहो तो एक बार सुन सकते हो। एक शब्द है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर वो केमिकल जो सिनेप्स पर इंपल्स को एक से दूसरी न्यूरॉन में भेजते हैं। वो सिनेप्स थी ना, इसलिए उनको कभी कभी वन वे वाल्व कहते हैं। इंपल्स एक तरफ से दूसरी तरफ ही जा सकती थी। ये न्यूरोट्रांसमीटर बिल्कुल तुम्हें जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ भी इनका जिक्र नहीं है। चाहो तो ऐसे सुन लो, 2 शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कुछ कहलाते हैं एक्साइटेटरी टाइप के और कुछ कहलाते हैं इनहिबिटरी टाइप के। इनहिबिटरी वाले होते ना, कभी कभी स्लो न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ऐसी 2-4 सुन लो। जैसे तुमने कभी एसिटिलकोलिन का नाम सुना? एसिटिलकोलिन। एड्रिनेलिन का नाम सुना? एंडोक्राइन वाले चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। चाहे एड्रिनेलिन कह दो और चाहे इसी का दूसरा नाम होता है इपिनेफ्रिन। इसी के मिलता जुलता एक और है जिसका नाम है नॉर एड्रिनेलिन। जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाएंगे तभी दोनों के फार्मूला बताएंगे। नॉर एड्रिनेलिन, चाहे तो नॉर एड्रिनेलिन कह दो या इसी का दूसरा नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे तुमने सीरोटोनिन का नाम सुना हो, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का नाम सुना हो। तो इस तरह से ये तो होते हैं एक्साइटेटरी। इसी तरह स्लो में भी 1-2 नाम तो जान लो। एक नाम है ग्लाइसिन और एक नाम है गाबा। ठीक है ना? तो ये वो केमिकल थे जो वो साबुन के बुलबुले बताए थे, 100 बबल उनके अंदर भरे रहते हैं। बस इस तरह से आज ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सेंसरी सिस्टम अगले लेक्चर में। सेंसरी सिस्टम जिसमें आई और ईयर वगैरह बताएंगे। ठीक है।